दोस्तों नमस्कार। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ इंडिया है। यानी एक तरफ मोदी की सत्ता है और दूसरी तरफ विपक्ष का जमघट है। राजनीतिक मिजाज तो यही कहता है और किसी भी चुनाव में यही वो मिजाज रहता है जिसमें लगता यही है कि सत्ता के एक चेहरे के सामने समूचा विपक्ष खड़ा है और जीतेगा कौन तय यही होना है। लेकिन यह चुनाव 2019 का चुनाव बिल्कुल नहीं है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें इस देश के भीतर में इंडिया गठबंधन बनकर भी बिखरा हुआ है। यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मायने नहीं रखता है और सत्ता के अपने गठबंधन, उनके अपने उम्मीदवार वही बहुत मायने रखते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया जो तमाम छत्रपों को साथ लेकर चला, अगर आप उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगे तो एक झटके में आपको लगेगा कि यह सिर्फ बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली यही तो है। बाकी तमाम जगहों पर तो यह बिखर गया है। पंजाब में पहले ही बिखर चुका है। पश्चिम बंगाल में आज झटका ममता बनर्जी ने दे दिया, तो इंडिया कहां पर है? और इसी तर्ज पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपके जहन में एक सवाल और उठेगा। कल तक जिक्र तो बीजेपी का था, उसमें एक कदम आगे बढ़े तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का होने लगा। लेकिन एक कतार को अगर आप समझें तो राज्य दर राज्य बीजेपी को जरूरत वहां के छोटे बड़े राजनीतिक दलों की पड़ी और कुछ इस तरीके से पड़ गई कि उन्हें हर किसी का दरवाजा जो बंद कर दिया था, सारे दरवाजे खुलते चले गए। वो चाहे चंद्रबाबू नायडू का दरवाजा हो, चाहे नवीन पटनायक के साथ पुरानी खटपट को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश हो, वो चाहे नीतीश कुमार को लेकर साथ ले आने की परिस्थितियां बनाई गई हो या फिर जयंत चौधरी को अपने पाले में घसीटने की स्थितियां ले आई गई हो। राजनीतिक तौर पर कमोवेश हर राज्य में बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी का चेहरा भी नहीं है और वहां पर एक ऐसा जमघट है जो इंडिया से बड़ा हो चला है। और इंडिया के भीतर की शून्यता यह लगातार इस दौर में बड़ी होती चली जा रही है कि देखिए यह सिमटते चले गए। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा, यह चुनाव दरअसल 2019 का चुनाव नहीं है। यह चुनाव 2024 का एक ऐसा चुनाव है जिसके भीतर कुछ ऐसे मुद्दे लगातार ग्रामीण इलाकों से उठने लगे हैं, ग्रामीण जनता को प्रभावित करने लगे हैं, जो इस देश की नब्ज हुआ करते थे। और उसी नब्ज पर सीधा हमला किसी दूसरे ने नहीं बल्कि इस दौर की उस अर्थव्यवस्था ने किया जिस इकोनॉमी के आसरे दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी को बताने के लिए और बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिक्र कर रहे हैं। इस देश के भीतर में जय जवान जय किसान का नारा 1965 में दिया गया था जब लाल बहादुर शास्त्री थे। तब संकट में देश था, जिक्र इस बात का था कि इस देश को स्वावलंबी होना होगा, तो जवानों के साथ साथ किसानों का भी जिक्र था। और इसकी नई परिभाषा इस दौर में राहुल गांधी अपने बूते, अपनी न्याय यात्रा के जरिए यह कहकर अब गढ़ने लगे हैं कि किसानी में कोई लाभ होता नहीं तो बेटा सेना में चला जाए। यही सोच भारत की सोच रही, ग्रामीण भारत के भीतर यही सोच बड़ी होती चली गई। लेकिन एक झटके में अग्निवीर के जरिए सेना में जाने वाले किसान के बेटों का रास्ता भी बंद कर दिया गया। तो क्या पहली बार जिन मुद्दों के आसरे इस दौर में राहुल गांधी निकले हैं वह इंडिया से आगे का रास्ता है, या इस देश में जिस कॉरपोरेट इकोनॉमी के जरिए चकाचौंध का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं यह परिस्थिति उसके आगे की है? क्योंकि तीन ही मंत्र हैं। एक मंत्र सीधे सीधे किसानों से है, दूसरा मंत्र उन किसानों के बच्चों से है जो सेना के साथ जुड़ते हैं। यानी राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा। यह पुलवामा की परिस्थिति नहीं है, यह इस देश के भीतर की उस अर्थव्यवस्था की त्रासदी है या सच है जिसके साथ आत्मसात 2024 के चुनाव को होना है या नहीं होना है, यह इस पर जाकर टिक गया है। हालांकि अभी भी इंडिया के भीतर अपने तौर पर इस बात को लेकर एक छटपटाहट है कि इंडिया किस तरीके से सामना कर पाएगा मोदी सरकार का। लेकिन अंदरूनी तौर पर जनता के भीतर तीन सवाल जो लगातार रेंग रहे थे उसको बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित अगर इस न्याय यात्रा के दौर में किया जा रहा है तो उसके साथ इस देश के वोटरों की तादाद, इस देश के 543 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें उसके दायरे में आती हैं, इन परिस्थितियों को भी समझना होगा।
क्योंकि अगर आप इन परिस्थिति को देखेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के दायरे में कितनी सीट आती थी, उसमें पिछली बार बीजेपी कितने पर जीत गई, आदिवासी बहुल इलाके में कितनी सीटों पर जीत मिली, दलित प्रभावित सीटों पर कितनी सीटों पर बीजेपी जीत गई, तब तो 2024 के परिणाम आपके सामने हैं। लेकिन जैसे ही आप इस देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज को पकड़ेंगे और जिक्र किसानों का होगा, जिक्र इस देश के भीतर उन युवाओं का होगा जो बेरोजगार हैं और अग्निवीर के माध्यम से सेना में शामिल होने वाले गांव दर गांव उन युवकों का होगा जो पूरी ट्रेनिंग ही दौड़ते हुए खेती के दौर में लगातार गांव दर गांव नजर आते हैं, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, चाहे बिहार का इलाका हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो। सेना में शामिल होने वालों की यह कतार तेलंगाना और तमिलनाडु तक है। तो क्या इस नब्ज को पहली बार पकड़ा गया है, वह भी खुले तौर पर? राहुल गांधी जिस अंदाज में अपनी बात को बता रहे हैं, हमें लगता है उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुनना चाहिए। अब ये इनको लगता था और शायद लगता है कि हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। सही? हिंदुस्तान इनको लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि भाई हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। तो इनके रास्ते कौन से थे? एक रास्ता था सेना, राइट? ये कहते थे, अपने बेटे से कहते थे, देखो जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और देश के लिए तुम जाके सेवा करोगे। रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब कहते हैं, अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इनसे कहती है, देखो तुम्हारे बेटे को हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। उसको चाइना बॉर्डर पे 6 महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। चाइना के सैनिक की 3-4 साल की ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग 3-4 साल की। और फिर कहते हैं, भैया देखो आप अग्निवीर हो, अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कौन लड़ेगा? कौन जाके लड़ेगा? पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी। आप जाके देखिए आज खाली है। जी, किसान है, जवान है, इस देश का युवा है, बेरोजगारी है और इन स्थिति के दायरे में इस देश की तकरीबन 295 लोकसभा की सीट सीधे तौर पर आती है। ग्रामीण भारत के हिस्से में भी 310 सीट आती है, लेकिन 295 सीट इन वोटरों से प्रभावित है जो इन मुद्दों के आसरे इस देश के सामने संकट काल को देख रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि 2019 में वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, यानी यहां की तकरीबन 175 सीटों में से लगभग 98% सीट तो बीजेपी जीत गई और उंगलियों पर गिने वाली जीत कांग्रेस के हाथ में लगी। तो क्या वह परिस्थिति एक बार फिर सामने खड़ी है या फिर इसके उलट पंजाब के भीतर की हकीकत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है जो इंडिया गठबंधन में साथ है? लेकिन क्या पंजाब के भीतर की अर्थव्यवस्था और उसकी त्रासदी क्या इस आसरे देख रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस टकराएगी तो लाभ किसे होगा, या अंदरूनी तौर पर किसी ने किसी दूसरे के साथ कहीं समझौता तो नहीं कर लिया, या यही परिस्थिति बंगाल के भीतर कहीं आप झांक कर तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि बंगाल में आज जब 42 सीटों का ऐलान ममता बनर्जी कर रही थी तो उन्होंने एक भव्य रैली की जो पूरा ब्रिगेड ग्राउंड है उसके भीतर बकायदा रैंप की तरह खुद को चलने की स्थिति में लेकर आई और उसके बाद अपने 42 कैंडिडेट्स यानी जितनी सीटें हैं उन तमाम जगहों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन उनको अपने भाषण में यह कहना पड़ा कि सीएए एनआरसी नहीं लाएंगे और नहीं लाने देंगे। सीधे तौर पर यह अल्पसंख्यक समुदाय और वह भी मुस्लिमों को प्रभावित करता है। और बंगाल के भीतर का सच क्या है यह तो एक सीट से आप समझ जाइए, जब अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान का नाम ममता बनर्जी ने यह कहकर लिया कि वो मैदान में उतरेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, जिस जगह से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते हैं वो बहरामपुर की जगह और वहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। उन मुस्लिम वोटर के सामने यूसुफ पठान का जो क्रिकेटर है उसका नाम लाकर रख दिया गया और एक झटके में यह हवा बनने लगी। अब तो अधीर रंजन चौधरी के दिन पूरे हो गए।
राजनीतिक परिस्थितियों को अगर समझें तो ममता बनर्जी के बंगाल के भीतर की अर्थव्यवस्था जो है, यानी इकोनॉमी ढांचा जो है, वह भी उस गरीबी को पाट नहीं पाया है जिस गरीबी को पाटने की स्थिति में इस देश की इकोनॉमी को आ जाना चाहिए था। या फिर यह नीति आयोग वाली गरीबी का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के आश्रय इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर चुकी है, वह स्थिति का जिक्र नहीं है। सवाल इस देश के भीतर के उस सोशल इंडेक्स का है जहां की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि वोटर प्रभावित अभी भी जाति और धर्म के आश्रय होता है, और जाति और धर्म के आश्रय में जाति की नब्ज को राहुल गांधी ने ओबीसी और पिछड़ों के आश्रय पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस नब्ज के भीतर की एक नब्ज उन युवा बेरोजगारों को टटोल रही है जो इस देश के भीतर ऐसी मुश्किल हालातों में है। तो क्या उसका रास्ता वहां से निकलेगा या यह एक राजनीतिक टकराव की नई परिस्थिति है? हमने जो आपसे जिक्र किया कि ग्रामीण इलाकों की सीट और जो प्रभावित होने वाला तबका है, जो जवान का है, जो जवान युवा का है, जो सेना में शामिल होने वाले या किसान और मजदूर का है, उस दायरे के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिए तो महाराष्ट्र और बिहार दो ही ऐसे राज्य हैं जहां 1 to 1 मुकाबला होने वाला। इसमें तीसरा राज्य आप सीधे तौर पर दिल्ली को जोड़ सकते हैं, यानी बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जिक्र हम यहां इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन वहां गठबंधन हुआ है लेकिन वह मजबूत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इन तीन राज्यों से हटकर आपको इंडिया गठबंधन 1 to 1 के संघर्ष में नजर किसी चौथी जगह पर आएगा नहीं। और जितनी जगहों पर कांग्रेस को आमने सामने खड़ा होना है वो तकरीबन इस देश की 290 सीटें इस दौर में आकर खड़ी हो चली है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर 2019 के चुनाव और 2014 की परिस्थिति को देखेंगे तो एक चेहरा, एक नेता, उसके आश्रय बीजेपी चलती चली गई और उसकी छांव तले वह खत्म होती चली गई। राजनीतिक तौर पर यह चेहरा काम करता तो गठबंधन की जरूरत पड़ती नहीं, और हर राज्य में गठबंधन, इसका मतलब तो बहुत साफ है कि सिर्फ चेहरे के आश्रय चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जो उम्मीदवार, उसकी जो भी पकड़ जहां पर होगी उसको वहां से खड़ा किया जाए, और जिसकी जो भी पहचान ग्लैमर की दुनिया में हो या फिर सामान्य तौर पर वह लोकप्रिय हो अपने प्रोफेशन के माध्यम से, उसको इस बाजार में उतार दीजिए, चुनाव के बाजार में। लेकिन हमने क्यों कहा यह 19 का चुनाव नहीं और 14 का चुनाव नहीं? दरअसल यह चुनाव इस देश की इकोनॉमिक जमीन पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी इकोनॉमी दुनिया की हो जाएगी, 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, आने वाले वक्त में इस देश को ये मिलेगा, यानी बीते 10 बरस का किस्सा एक रेड कारपेट तले दबा दिया गया। इस 10 बरस के भीतर की ही वो परिस्थिति है जिसमें 2014 के आंकड़े, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हो, चाहे इस देश की इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़े हो, चाहे इस दौर में रोजगार पाने वालों की संख्या की तादाद हो, चाहे इस देश के भीतर बैंकों से कर्ज लेकर जो माफी दे दी गई उसकी संख्या हो, आप किसी भी क्षेत्र को निकाल लीजिए और 2014 और 2024 में जब आप खड़े होंगे तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा, क्या वाकई 10 बरस के भीतर अगर स्थितियां नाजुक हुई हैं तो उसके बाद कोई 10 बरस के बाद चुनाव के मैदान में अगर उतरता है तो वह आने वाले वक्त की एक ऐसी रोशनी दिखलाना चाहता है, उस रोशनी तले इस दौर का अंधेरा छुप जाएगा क्या? असल सवाल यही है, क्योंकि दूसरी तरफ जिस इकोनॉमी या जिस कॉरपोरेट की नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ा है, उस नब्ज के आश्रय वो पहली बार उसी इकोनॉमी पर अटैक कर रहे हैं जिस इकोनॉमी के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देश के भीतर बड़े संपत्ति वालों की एक बेहतरीन जिंदगी बनाने की सोच को प्रधानमंत्री मोदी लगातार रख रहे हैं। यानी एक मुद्दा एक ही है, लेकिन उसकी परिभाषाएं इस दौर में दो तर्ज पे गढ़ी जा रही है, और इसीलिए इस दौड़ में आपको एक तरफ जो एनडीए है यानी बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दल हैं, इस देश के 28 राज्यों में 32 पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिल जाएगी जो इस दौर में साथ खड़ी है बीजेपी के, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन बना था वो छिटकते छिटकते सिर्फ 3 राज्यों में जो महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली है, इससे हटकर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। यानी यहां स्थिति नाजुक हो गई, वहां स्थिति मजबूत हो गई, जरूरत उसको ज्यादा पड़ गई, यहां की जरूरतें गायब हो गई। क्यों? क्योंकि यह चुनाव
बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अब उन उम्मीदवारों की निजी श्रम और उसके साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तादाद में जो चुनाव लड़ने और जीतने का होता है उसको उपलब्ध कराने का है। और दूसरी तरफ इस देश की इकोनॉमी और उसके भीतर की दरारें और उसमें कॉरपोरेट का सुख और संपत्ति वालों का सुकून, उनको राहत रियायत और इस देश के भीतर में संस्थानों के खत्म होने की परिस्थितियों के साथ इस देश को, युवाओं को जोड़ने का एक प्लान है। इसीलिए यहां मायने नहीं रखेगा कि कौन शिवसेना है, कौन एनसीपी है, कौन आरजेडी है, कौन समाजवादी पार्टी है या कौन कांग्रेस है। सवाल इशू का आकर खड़ा हो गया है। और इस मुद्दों के आसरे जब राजनीति चलेगी तो इस देश के भीतर की 310 सीटें जो ग्रामीण इलाकों में है और उसमें खास तौर से जो 290-92 सीटों का जिक्र जो हम आपसे कर रहे हैं, यहां की राजनीतिक परिस्थितियों को, आर्थिक स्थितियां क्या प्रभावित कर पाएंगी, शायद यह चुनाव उसको लेकर है। और यह एक बड़ी मोटी लकीर है। इसलिए आज जिस दृष्टि से ममता बनर्जी सामने आई 42 नामों को लेकर, उन्होंने कहा मैं रैंप पर चलूंगी और मेरे पीछे देखिए सभी रैंप पर चलेंगे। और उन्होंने एक एक नाम आना शुरू हुआ। अभिषेक बनर्जी एक एक नाम ले रहे थे, बता रहे थे कि देखिए यूसुफ पठान बलरामपुर से लड़ेंगे, कीर्ति आजाद दुर्गापुर सीट से लड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लड़ेंगे, अभिषेक बनर्जी खुद डायमंड हार्बर से लड़ेंगे, महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से लड़ेंगी। और एक साथ 42 नामों को देकर सीधा ऐलान, हम एकला चलो के रास्ते पर हैं। लेकिन ये एकला चलो के लिए जो भीड़ की मौजूदगी थी वह देखने लायक है। একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটবো। অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন তার জন্য। আমি প্রথমেই বাপি হালদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবং বাংলার প্রার্থী ফুটবলার সাজদা আহমেদ, পদ্মশ্রী এবং বঙ্গবিভূষণ কালীপদ সরেন বর্ধমান দুর্গাপুর থেকে বাংলার প্রার্থী, তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ আসানসোল থেকে লড়বেন, শত্রুঘ্ন সিনহা बोलपुर থেকে লড়বেন। ममता बनर्जी का खुले ऐलान है कि वो अपने बूते अपने भरोसे बीजेपी को मात देगी। और बंगाल के भीतर जो बड़ी तादाद में वोटर ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं, उनके भीतर का सवाल है कि अगर इस दौर में बीजेपी को मात बंगाल में दिया जाता है और दिल्ली में सत्ता बीजेपी की ही रहेगी, तो फिर राजनीतिक तौर पर उन्हें राहत रियायत कैसे मिलेगी, जो कि इस दौर में निशाने पर रहते हैं। यह सवाल और इसका जवाब शायद मिले या ना मिले, लेकिन 24 का चुनाव इस दिशा में धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष से ज्यादा बड़ा जमघट सत्ता के साथ खड़ा। और एक एक चीजों को अगर आप परखिए तो जो नया समझौता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के साथ हुआ है, और इसके साथ ही जिस तरीके से बीजेडी को साथ में लाने की कोशिश है, अंदरूनी तौर पर तेलंगाना में बीआरएस को भी साथ लाने की कोशिश है, और खुले तौर पर जेडीएस को साथ लाया जा चुका है। यानी दक्षिण भारत के भीतर एंट्री कैसे हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा प्रभावित होता है उस इकोनॉमी से, उस अर्थव्यवस्था से, जहां उसको महसूस होने लगता है कि दरअसल कॉरपोरेट की इकोनॉमी या पूंजी के साथ खड़ी सत्ता के साथ हम नहीं खड़े हो सकते हैं। और इस देश के भीतर का हर आंदोलन इन्हीं मुद्दों के आसरे खड़ा हुआ है। और राजनीतिक तौर पर इस देश में सत्ता परिवर्तन चाहे जेपी के दौर में चले जाइए या मंडल कमीशन के दौर में आ जाइए, चाहे शाइनिंग इंडिया के दौर में आ जाइए या बफोर्स कांड के बाद वीपी सिंह के उन भाषणों को सुन लीजिए, इन तमाम परिस्थिति में एक बेहतरीन लाइन इस देश की अर्थव्यवस्था और उस इकोनॉमी को लूट को लेकर मची थी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार करप्शन का जिक्र करते हैं और करप्शन के दायरे में विपक्ष के राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं को खड़ा करते हैं। लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाता है कि इसी विपक्ष और उन्हीं राजनीतिक दलों के वह नेता जो करप्ट थे वो बीजेपी में शामिल कैसे कर लिए गए, यह जवाब नहीं है। लेकिन करप्शन उनकी भी जुबान पर आता है।
यानी पहला मैसेज सबसे बड़ा यह है कि इकोनॉमी को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो चाहे अनचाहे गाहे बगाए इस देश के भीतर में कॉरपोरेट एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर है और इस देश की राजनीतिक सत्ता की अपनी इकोनॉमी और उसकी चलाने के जो तरीके हैं वो कॉरपोरेट की पूंजी के हक में खड़े हैं। और इस देश के उसके ठीक समानांतर जो असमानता का भाव है या लोगों के सामने जो बेरोजगारी का दर्द है या युवाओं के भीतर का जो गुस्सा और आक्रोश है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो करप्शन है वो पेपर लीक से भी आप जोड़ सकते हैं। इन मुद्दों के आश्रय पहली बार लोगों के भीतर एक अंडर करंट चल रहा है। ग्रामीण इलाकों का जिक्र हम खासतौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों को लेकर राहत देने का सवाल सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि से आगे बात बढ़ नहीं पाती है। पैसा बैंक में चला जाएगा इसके आगे बात जाती नहीं है, यानी आपकी निर्भरता सत्ता पे ही रहेगी। इस दौर की नब्ज को इसीलिए कानूनी जामा पहनाने के लिए कांग्रेस या कहें राहुल गांधी ने कह दिया कि हम एमएसपी लीगल टर्म में दे रहे हैं कि उसको कानून ही बना देंगे। रोजगार का सवाल आया तो उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कह दिया उसको भी लीगल वे में आपको वहां पर भी जॉब मिलेगी। यह भारत की राजनीति में पहली बार हो रहा है, यह दूसरे किसी चुनाव में होता नहीं था। इसीलिए जिन राज्यों का हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि किस स्थिति में इस देश के भीतर में अगर आप देखेंगे कि इंडिया आपस में टकरा रहा है, बंगाल पंजाब में इंडिया एक साथ खड़ा है, महाराष्ट्र और बिहार में, और बाकी जगहों पर स्थिति बड़ी नाजुक है। इन तमाम परिस्थिति के भीतर का एक सच यह भी है कि इस देश के भीतर का जो पूरा वोटर है, अगर उसको आप पिछड़े तबके के हिसाब से देख रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौर में लगातार कर रहे हैं या मंडल के बाद इस देश के भीतर होता रहा, तो वह 50% के इर्द गिर्द था। उसके साथ दलितों की एंट्री नहीं हो पा रही थी, आदिवासियों की एंट्री नहीं हो पा रही थी, माइनॉरिटीज की एंट्री नहीं हो पा रही थी, आर्थिक तौर पर पिछड़े स्वर्ण तबके के लोगों की भी उसमें एंट्री नहीं हो पा रही थी। तो मैसेज बहुत साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की चकाचौंध की राजनीति है, दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश की बदहाल परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं। और इस देश के भीतर में अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर टिके हैं, गरीबी और मुफलिसी इस देश का हिस्सा बनी हुई है, और इस देश के भीतर में लाखों गांव इस स्थिति में है जहां पर खुद प्रधानमंत्री को 125 डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर खड़ा करना पड़ा, और वो 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नेहरू के दौर से चले आ रहे हैं। तो इसका एक मैसेज बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में लोगों के जहन में राजनीतिक तौर पर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था मुद्दा ना बने, उनका अपना रोजगार मुद्दा ना बने, इसके लिए सारे प्रयास अभी तक होते रहे। और इसीलिए यह 2014 या 2019 का चुनाव नहीं, यह 2024 का चुनाव है। पेटी बांध लीजिए। राजनीतिक तौर पर 2024 का चुनाव इस देश में आने वाले वक्त की राजनीति नहीं बल्कि इस समाज को मथने के लिए तैयार हो रहा है। सिर्फ पैनी नजर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।